नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी बिहाइंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। आज हम बात करेंगे कि कोई रिलेशनशिप कैसे टॉक्सिक हो जाता है। हाय, मैं डॉक्टर संजीत त्रिपाठी, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपके रिलेशनशिप को बहुत बेहतर कर सकता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में वो चार्म नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा, एक टॉक्सिसिटी आ गई है, तो आज की ये बातचीत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज मैं बताऊंगा आपको साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी। आप पहचाने पहले कि टॉक्सिसिटी क्या है। टॉक्सिसिटी को समझने के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊंगा। उन पॉइंट्स के पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहला है कम्युनिकेशन गैप। रिलेशनशिप में जब हम नए नए आते हैं तो बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, और कई बार इस बातचीत की हमारी आदत हो जाती है और कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देती है। और वही जब धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम होने लगता है तो किसी एक पार्टनर के लिए वो असहनीय होता है। उस कम्युनिकेशन की आदत को वो बदल नहीं पाता है। वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उसको टाइम नहीं दे रहा है, वो उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी महसूस नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो एग्रेसिव हो जाता है या पैसिव एग्रेसिव में चला जाता है, या वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है, तो टॉक्सिसिटी और बढ़ने लगती है। कई बार एक बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती रिलेशनशिप में। जब शुरू में रिलेशनशिप में आते थे, अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के बाद धीरे धीरे एक रिलेशन डेवलप होता है और रिलेशन में धीरे धीरे एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो बॉन्डिंग जो डेवलप होनी चाहिए, कई बार एक पार्टनर की तरफ से तो एफर्ट्स अच्छे लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरा पार्टनर कई बार अपने एफर्ट नहीं डाल रहा होता है। तो एक बॉन्डिंग जो रिलेशनशिप में होना चाहिए, जो एक कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट रिलेशनशिप में जिस तरह से आना चाहिए, वो कमिटमेंट रिलेशनशिप में हम नहीं आ पाते हैं। ये कई बार एक पार्टनर की वजह से हो सकता है या दोनों पार्टनर की वजह से हो सकता है, तो बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती। लैक ऑफ अटेंशन, अगर हो सकता है किसी एक पार्टनर को महसूस हो कि उसका दूसरा पार्टनर उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक पार्टनर ऐसा महसूस कर रहा है तो आप उसके एक्सपेक्टेशन समझें, आप उसके इमोशंस को समझें, उसको टाइम दें, उसको अटेंशन दें, उससे कम्युनिकेट करें अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन बेहतर हो। कई बार हम जब बातचीत करते हैं तो वो डिसएग्रीमेंट में चला जाता है, डिस्कशन की बजाय आर्गूमेंट में चला जाता है। इस आर्गूमेंट को हमें पहचानना है कि अगर बातचीत आर्गूमेंट की तरफ जा रही है तो उसको हमें ब्रेक करना है और एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ उस बातचीत को ले जाना है। तो जब आप डिस्कस करेंगे तो आप लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सामने वाला, आपके एक्सपेक्टेशन को सामने वाला समझेगा और सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस को आप समझेंगे। आपके लिमिटेशन को सामने वाला समझेगा और सामने वाले के लिमिटेशंस को आप समझेंगे। दोनों चीज़ें समझना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। कहीं हम बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहे हैं, उसके लिमिटेशन से बाहर तो नहीं जा रही है चीज़ें, तो वो हमें समझना होगा। एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की कमी होती है। कई बार एक पार्टनर बहुत ज़्यादा बैगिंग कर रहा होता है और सामने वाला, क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है तो दूसरा पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्री महसूस करता है, तो ये गलत है। अगर सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और इमोशनली आप पे बहुत डिपेंडेंट है, तो आप उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करें, उसको समझें, उसको टाइम दें, उसको अंडरस्टैंड करें। एक रिलेशनशिप में एक पर्सनल स्पेस की भी ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है ये आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी को बता रहा है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना भी आपको बहुत ज़रूरी है और आप अपने पार्टनर्स से थोड़ा कम एक्सपेक्ट करें, थोड़ा उसको पर्सनल स्पेस दें। अब हम समझेंगे इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। कई बार जो मैंने बताया कि लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार एक इनसिक्योरिटी होती है रिलेशनशिप में। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से इनसिक्योरिटी महसूस होती है, या उसको लगता है कि शायद वो रिलेशनशिप पहले ऐसा ना रहा आगे और मैं शायद अकेली ना रह जाऊं। तो इस इनसिक्योरिटी के पीछे कई बार हमारे पीछे के कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, हमारे पीछे हमारी पास्ट लाइफ के कुछ इमोशनल सफरिंग हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपके ट्रस्ट ब्रेक हुए हो उस समय। तो एक इनसिक्योरिटी आपको रहती है, आप हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो ये अगर इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप में है तो ये भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकती है। इमोशनल डिपेंडेंसी, अगर आप एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं और दूसरा पार्टनर आपको उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, एक इंटीमेसी नहीं दे पा रहा है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, तो इस वजह से भी कई बार रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाते हैं। ट्रस्ट इशूज इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा है तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी और से बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरे साथ चीट कर रहा है। तो इस तरह के इमोशंस भी आपके रिलेशनशिप को
बिगाड़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो अपने पार्टनर से बात करो, आप अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने की कोशिश करो और देखो कि उसके पीछे क्या कारण है, वो टाइम नहीं दे पा रहा है, क्या एक जेन्युइन कारण है। तो हो सकता है कि आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो ज़्यादा है, उतना कारण उसके पीछे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक लैक ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप की कमी होती है। कई बार एक पार्टनर, दोनों पार्टनर हम एक दूसरे बहुत कैजुअली लेने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें एक रोमांटिक चीज़ें इंक्लूड करें, रोमांटिक रिलेशनशिप को थोड़ा रोमांटिक बनाएं। आप गिफ्ट देकर, आप कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पर उसको थोड़ा अच्छा फील करवा कर, थोड़ा पैम्पर करके आप उसको एक रोमांटिक रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। इसके अलावा केयरलेसनेस भी देखने को मिलती है। एक पार्टनर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा होता है, दूसरा पार्टनर उतना एफर्ट नहीं डाल रहा होता, वो उतना केयरलेसनेस उसके अंदर रहती है। तो केयरलेसनेस अगर है आपके अंदर और आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा केयर लाने की ज़रूरत है, उस पार्टनर के प्रति थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है। कई बार कल्चरल बिलीफ और हमारे एडॉप्टेशन भी इसके पीछे बड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर बचपन से आपकी पेरेंटिंग में शायद कुछ कमी रही है, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से आपको जो एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आ गई है कि लोग ऐसा धोखा दे देते हैं, या लोगों से बातचीत कम कर दो तो वो रिलेशनशिप कम हो जाते हैं। तो इस तरह कुछ बिलीव्स हो सकते हैं आपके, जिनको मान एडॉप्टिव बिलीव्स बोलते हैं। ये भी आपकी इनसिक्योरिटी को बढ़ा रहे होते हैं और आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ रहे होते हैं। कई बार कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं। अगर एक फैमिली में बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेट फैमिली है, तो वो जो मेल पार्टनर है वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि वो एक डोमिनेट रोल में रहे, और हमेशा वो सब में, उसकी जो पार्टनर है वो सबमिसिव रहे, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, ज़्यादा अटेंशन दे, और उसके डिसीजन को हमेशा माना जाए। और कई बार हो सकता है कि जो फीमेल है वो अपने घर की बड़ी बेटी हो सकती है, बहुत सारे डिसीजन में वो इन्वॉल्व होती है, उसको अटेंशन भी बराबर मिला है बचपन में, ओवर पैम्पर्ड रही है, तो वो भी हो सकता है उसके अंदर भी थोड़ा सा डोमिनेशन हो। तो ये दोनों की तरफ से आ सकता है और ये एक तरह का संघर्ष पैदा कर सकता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं आपके अंदर, इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ एडॉप्टेशंस हैं, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो उनको भी आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। साइकोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे एक्सपीरियंसेस में ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब भी कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग केस मेरे पास आते हैं, तो उसमें एक पार्टनर या दोनों पार्टनर में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन इन्वॉल्व होता है। कई बार ओसीडी या सोशल एंजाइटी वाले कुछ स्टेट्स उसमें देखने को मिलते हैं, एडजस्टमेंट इशूज़ देखने को मिलते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती है। या एक दूसरा पार्ट है कि कई बार हमको पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि एक तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की केसेस में भी हमको बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं जो हमेशा दूसरों के साथ एडजस्ट होने में दिक्कत पैदा करते हैं। अगर सामने वाला पार्टनर हो सकता है कि उसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स हों, उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स हों, उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स हों, या ओसी पर्सनालिटी ट्रेट्स हों। ऐसे बहुत से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसके ट्रेट्स अगर हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बिगाड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो दूसरे के इमोशंस को नहीं समझते हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी रिलेशनशिप बहुत बिगड़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनमें इंसाइट की कमी होती है, उनमें एक्सेप्टेशन नहीं होता है। तो हमारे पास जब भी आते हैं तो वो कभी भी खुद को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, और हमेशा दूसरे पार्टनर में कमियाँ निकालते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हमको एंजाइटी, डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें मूड का प्रॉब्लम होता है। एक पार्टनर तो बहुत हैप्पी है, वो आपसे एंजॉय करना चाहता है लाइफ को, लेकिन आपका मूड ही नहीं बनता है। आप उसके साथ जाते हो लेकिन आप उसकी प्रेजेंस को, उस जगह को आप एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, तो एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर जो है डिसअपॉइंटेड फील करता है। या आपको एंजाइटी है तो आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं, आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। जैसे में दूसरा पार्टनर आपके साथ में एडजस्ट होने में दिक्कत महसूस करता है, और वो बहुत ज़्यादा कई बार इमोशनली आपसे डिसअपॉइंटेड रहता है। तो इस तरह की कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आप देखते हैं अपने अंदर या अपने पार्टनर के अंदर, तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस में एडवाइस करूँगा कि अगर आप अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको एडवाइस दी है, अगर वो वर्क कर रही है और आपके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, तो आप किसी तरह की काउंसलिंग की और किसी तरह की थेरेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप
पूरे एफर्ट डालने के बाद भी, दोनों तरफ से प्रयास करने के बाद भी रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें, आप रिलेशनशिप काउंसलिंग लें, रिलेशनशिप थेरेपी लें, ये आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है। थैंक यू।